नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड अध्याय जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत और इसमें टॉपिक है दिल्ली सल्तनत काल जो कब से कब तक है 1206 से लेकर 1526 तक। इसके बाद मुगल साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 वंशों का वर्णन किया गया है। एक नंबर पर है गुलाम वंश, 2 पर है खिलजी, नंबर 3 तुगलक वंश और नंबर 4 पर है सैयद वंश और 5 पर है लोधी वंश। इन 5 शासकों ने मिलकर 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली पर राज किया। उसको हम क्या बोलते हैं? सल्तनत काल। ठीक है। आज हम पहले शासक का वर्णन पढ़ेंगे जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले हम कुतुबुद्दीन कौन था इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और कैसे अपने वंश का नाम इसने गुलाम वंश रखा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जिसने भारत में कई युद्ध किए, प्रसिद्ध युद्ध 75 का प्रथम द्वितीय युद्ध। तो मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था। गुलाम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दास की तरह रखते थे, तो उसको सेना वगैरह भी रखा जाता था और अच्छे पद भी दिए जाते थे। तो जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है उस समय ये उनके साथ भारत आता है और मोहम्मद गौरी लाहौर को जीतकर लाहौर में संस्थापक के रूप में किसको रखते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और आगे वो अपना साम्राज्य विस्तार करता रहता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पहुंच जाता है। आगे क्या होता है? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये वैसे लाहौर में था, तो इसने लाहौर से आकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कर। आप समझ गए होंगे कि इसने गुलाम वंश नाम क्यों रखा? क्योंकि ये भी किसी के गुलाम था, इसलिए अपने वंश का नाम भी क्या रख दिया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के कुछ अन्य नाम भी हैं, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यामिनी और इलबरी, ध्यान में रखना। 2 अन्य नाम भी हो गए गुलाम वंश के। ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल बहुत ही कम रहा है। ये 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 तक राज करता है। केवल मात्र कितने वर्ष? 4 वर्ष। 4 वर्ष में इसने क्या कार्य किए उसको वर्णित करते हैं। सबसे पहले दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श कहते थे। ध्यान में रखना बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, मोस्ट भी है कि लाख बख्श किसको कहा जाता है, कौन से शासक को बोलते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कारण क्या रहा? दानशीलता के कारण। दूसरा, इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? लाहौर में। फिर इसने एक वैसे तो 2-3 मस्जिद निर्माण करवा, जैसे दरिद्र का झोंपड़ा है, एक अन्य मस्जिद भी बनवाई है, लेकिन कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। किसकी स्मृति में करवाता है? जिसके गुरु है जो प्रसिद्ध सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी याद में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। और आगे की जो 3 मंजिलें हैं उसको निर्माण कौन करवाता है? अगला शासक आएगा वो इल्तुतमिश। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश ने करवाई, तो आगे 3 मंजिल इल्तुतमिश ने करवाई है और पहली मंजिल है वो किसने करवाई है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो इसका वर्णन देखते हैं।
तो एक इस वंश का संस्थापक है, इसका शासनकाल आप देख लिए 1206 से लेकर 1210 तक। दानशीलता के कारण लाख बख्श कहते हैं। और अपनी राजधानी कहाँ रखता है? लाहौर। ठीक है। और तीसरी बात इसकी है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, इसके गुरु का नाम है, सूफी है, तो प्रसिद्ध संत है बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी इसकन है। इसकी स्मृति में कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाता है। ठीक है। और एक इसकी बात आती है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ध्यान रखना। क्या थी सुल्तान की उपाधि? जब ये गुलाम की स्थापना हुई उस समय इस्लाम धर्म में एक पद था खलीफा, उसकी अनुमति लेकर सुल्तान राजा के आगे क्या लगाता था? सुल्तान, ये एक उपाधि के रूप में जान जाती है। और बाकी जब ये दिल्ली के सल्तनत के जितने भी शासक आए गए, जब सब ने सुल्तान की उपाधि लगाई है। केवल मात्र ये कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं लगाई है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ठीक है। अब इसका शासनकाल इतना ही है, मुख्य रूप से यही बातें हैं 3-4। एक तो दानशीलता के कारण लाख बख्श कहते थे। अपनी राजधानी कौन सी रखी? लाहौर, जो उस समय मोहम्मद गोरी के समय उसको संस्थापक वहां तक बनाया गया था वहीं। और एक सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में, मतलब उसकी याद में उसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया। और बाकी जो बची है 3 ऊपर की मंजिलें, उसका निर्माण कौन करवाता है? इल्तुतमिश। ठीक है। अब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है मृत्यु? 1210 ईस्वी में चौगान किसको बोलते हैं? पोलो को। देखा होगा गेम खेलते हुए घोड़े पे खेला जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये भी बहुत बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा शासक था जो घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या खेल रहा था? चौगान। ठीक है। इसका वर्णन इतना ही मिले है। आगे हम इसके बाद में आपकी बुक में वर्णित तो नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, कॉम्पिटिशन वगैरह में आता है। आराम सा ये शासक बनता है जो किसका बेटा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अचानक मृत्यु के बाद इसका बेटा बनता है आराम शाह। तो आराम शाह
शासक बनते ही कहाँ जाता है? लाहौर, जो उसकी क्या थी? राजधानी। तो पीछे दिल्ली में गद्दी खाली रहती है, तो जो अमीर तुर्की थे वो इल्तुतमिश को जाकर बोलते हैं कि आप आ जाइए और दिल्ली पर राज कर लीजिए। तो इल्तुतमिश आता है और दिल्ली पर राज कर लेता है। तो ये बात जब आराम साहब को पता चलती है तो लाहौर से वो दिल्ली आता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई में जो इल्तुतमिश है वो आलम शाह को मार देता है। इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा है, 1210 में ये गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका वर्णित नहीं है ज़्यादा, आपको बुक में दिया हुआ नहीं है बीच में शासक, लेकिन कभी बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि गुलाम अहमद का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में कौन सा शासक आया? तो आराम शाह। नाम से ही पता चलता है, आराम से आया और आराम से चला भी गया। अब आएगा अगला शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, ध्यान में रखना। ये मुस्लिम साम्राज्य है, उसका वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? इल्तुतमिश को। कारण क्या है? जो पहला शासक आया था गुलाम अहमद का कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ समय के लिए रहा, उसने ज्यादा कार्य नहीं कर पाया, ना अपना साम्राज्य विस्तार कर पाया ना कुछ और। तो फिर बाद में उसका पुत्र कुछ समय के लिए बनता है, तो फिर ये आता है राजा इल्तुतमिश, ये साम्राज्य विस्तार भी करता है और मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश। इसका शासनकाल 1210 से 36 तक है, 1236 तक, ठीक है ना। तो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है, ठीक है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मैंने आपको पहले बता दिया सुल्तान की उपाधि कैसे लेते थे। उपाधि धारण की, सभी आगे राजा उपाधि धारण करेंगे, केवल मात्र एक पहला ही शासक था जिसने नहीं की थी। और कुछ इसके विजयों का वर्णन मिलता है, जैसे 1223 ईस्वी में ये मालवा पर आक्रमण करता है, करके बिल्ला दुर्ग पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। और 1226 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त करता है। और उसके बाद दो और राज्य हैं, ग्वालियर और जालौर। इन पर भी ये अपना साम्राज्य विस्तार करता है। इल्तुतमिश का आपको इतना ही वर्णन है। तो पहला तो ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता है, और दूसरा इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तीसरा ये 2-3 विजय हैं, जैसे 23 में इसने बिल्ला दुर्ग को जीता, 26 में रणथंभौर को, और 2 विजय और किए, ग्वालियर और जालौर। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है? 1236 में। 1236 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है शासक, जिसका नाम है फिरोज शाह।
इसका भी आपको बुक में वर्णित नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ समय के लिए बना था। तो फिरोज शाह अयोग्य शासक था, इसमें शासन करने योग्य कोई योग्यताएं नहीं थी, इसलिए ये कुछ समय के लिए रहता है और फिर ये मारा जाता है। इसकी मृत्यु के बाद एक मुस्लिम शासिका उभर कर सामने आती है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। यहाँ क्वेश्चन भी आता है, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? मुस्लिम पूछा जाए तब तो ऐसे तो और भी कई बनी है, लेकिन मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। तो रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल ज़्यादा नहीं है, 1236 से 1240 ईस्वी तक की है। अब क्या होता है, जब रजिया सिंहासन पर बैठती है तब अमीर तुर्की है वो इसका विरोध करते हैं। क्या कारण रहा विरोध का? एक तो ये महिला थी, दूसरा उनका मानना था कि ये अच्छी योग्य शासक नहीं बन सकती, और इसने कई इस प्रकार के कार्य भी किए हैं, जैसे पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और दरबार में पुरुषों की तरह कुबा और कुला मतलब टोपी और कोट पहनकर आती थी, और जो मुस्लिम तुर्की थे वो अपने आप को ये अपमानित महसूस करते थे कि हम महिला के सामने झुकते हैं। तो उन्होंने इसका खूब विरोध किया, और एक विरोध का और कारण बनता है, इसने एक याकूत नाम का व्यक्ति था, उसको अश्वशाला का प्रधान बना देते हैं। ऊपर पद था तो उस पर दे दिया, उससे भी अमीर और ज़्यादा, जो अमीर तुर्की थे ना वो और ज़्यादा भड़क गए। तो अमीर तुर्की क्या करते हैं, बटिंडा का एक शासक है जिसका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप दिल्ली आइए और रजिया सुल्तान पर आक्रमण करके इसको यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये शासन करने योग्य नहीं है। वो आता है और रजिया सुल्तान के साथ उसकी लड़ाई होती है, और लड़ाई में याकूत मारा जाता है। याकूत कौन था? अश्वशाला का प्रधान। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, अश्वशाला का प्रधान कौन था रजिया के समय? तो याकूत। और रजिया को बंदी बना लेता है। कौन? तो बटिंडा वाला शासक है ना वो। तो यहाँ ये महिला है जो रजिया है, एक कूटनीति की चाल चलती है, और जिसने इसको बंदी बनाया था उसी से विवाह कर लेती। तो विवाह करने के बाद दोनों कुछ समय के लिए जहाँ उसका स्थान था पति का बटिंडा वहीं रहते हैं, तो दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली मिलती है। तो खाली मिलने का मौका देखकर बैराम साईं वहाँ गद्दी पर धारण कर लेता है। बैराम साईं कौन है? रजिया का भाई और इल्तुतमिश का बेटा। ये रजिया का कुछ है शासनकाल, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो पॉइंट बनता है आपके, जो तुर्की अमीर थे नाराज हो गए, विरोध किया, पहले विरोध किया शासिका बनने पर, ठीक है। और इसने क्या क्या कार्य किए हैं? पर्दा प्रथा त्याग दी, और दरबार में पुरुषों के समान कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब टोपी पहनकर आती थी। इससे भी जो अमीर वर्ग था बहुत नाराज हुआ था कि महिला होकर ये पर्दा प्रथा इसने त्याग दी है, क्योंकि मुस्लिम तो बुर्का वगैरह पहनते, पूरा शरीर ढका रहता है, इस प्रकार की प्रथा थी, उसको त्याग दिया था। और दरबार में पुरुषों की तरह टोपी और कोट पहनकर आती थी, और ये घोड़े की सवारी भी करती थी, घोड़ा का प्रयोग करती थी, जिस प्रकार राजकुमार वगैरह करते थे उसी प्रकार। अब याकूत को क्या बनाती है? अश्वशाला का प्रधान। ये विशेष पद है।
याकूत को अश्वशाला, अश्वशाला नाम से ही पता चलता है, घोड़ों की देखरेख करने वाला अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, इसको बनाने के बाद अमीर और ज्यादा भड़क जाते हैं और किसके पास आते, मैंने बता दिया आपको। तो आगे आप इसका पॉइंट दे रखा है कि रजिया अस्तूनिया से विवाह कर लेती है। ठीक है, और (1240 ईस्वी में दोनों को मार दिया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, बैराम साईं जब खाली की दिल्ली पर बैठता है तब ये इनको पता चलता है, तो ये भटिंडा से वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं रास्ते में किसी ने मार दिया, और कुछ का कहना है कि जो गद्दी पर बैठा था बैराम साईं उसने उन दोनों को मरवा दिया। तो 1240 में रजिया का शासन समाप्त हो जाता है। अब यहाँ आपके 2-3 शासकों के केवल मात्र शासक और नाम ही बताए हैं, उनका वर्णित नहीं है क्योंकि वो अयोग्य शासक। जैसे इसका 40 में समाप्त होता है, तो 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक किसका शासन रहा, बैराम साईं का। ठीक है, फिर 1242 से 1246 ईस्वी तक किसका रहा है, मैसूद साईं। और 1246 से 65 ईस्वी तक नसरुद्दीन शाह। जो ये तीनों थे वो अयोग्य थे। ठीक है, इसका वर्णित नहीं है, ज्यादा सने वगैरह दे रखी है, तो याद के लिए आप इनको नोट कर सकते हो कि किन पोषण में कौन सा राजा आया। ठीक है, इसके बाद जो ये नसरुद्दीन शाह है, इसके एक सेनापति था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को ये पता था कि ये जो इसका राजा है वो योग्य नहीं है, तो क्यों ना मैं राजा बन जाऊं। तो इसके लिए वो पहले से ही योजना बना कर रखा है। कैसी योजना, जो उसकी एक पुत्री होती है उसका विवाह किसके साथ कर देते हैं, नसरुद्दीन शाह के साथ। तो बलबन का क्या बन गया, ये दामाद। तो कहते हैं कि बलबन ने जब भी नसरुद्दीन शाह से अपनी पुत्री का विवाह किया था तो उसको एक उपाधि दी थी जिसको बोलते हैं गुल्लुक खां। ठीक है, तो आगे बलबन कैसे बता दूंगी मैं वो। तो अब अगला शासक कौन बनेगा, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन अपने दामाद को मार देता है और गद्दी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कब बैठा वो गद्दी पर, बलबन 1265 में ये गद्दी पर बैठता है और राज कब तक करता है, 1286 ईस्वी तक। ठीक है, ये अपने दामाद गयासुद्दीन को मारकर गद्दी धारण करता है। ये गद्दी धारण करते ही इसको पता है कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, क्योंकि वैसे सेनापति था और उसको पूरी जानकारी थी राजकाज के बारे में कि अमीर कैसे भड़क आक्रमण कर सकते हैं, मंगोल वगैरह कैसे आक्रमण कर सकते हैं। तो उसके लिए इसने कई प्रकार की पहले से योजना बना रखी थी, तो उस योजना का अमल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है, ध्यान में रखना। और इसको एक उपाधि मिली थी, कब मिली उपाधि, मैंने बताया जब इसकी अपनी पुत्री का विवाह किया था, पीछे राजा था नसरुद्दीन शाह उस समय। तो कौन सी उपाधि थी, उल्लुक खां। उल्लुक खां। ठीक है,
अब इसका देखते हैं आगे क्या क्या कार्य किया है बलबन ने। बलबन का मुख्य रूप से पहला था, इसने अपनी सैन्य व्यवस्था को बढ़ाया है ताकि भाई जो आक्रमण करें, चाहे अमीर तुर्की करें चाहे मंगोल करें, उससे हम निपट सकें। पहला तो इसने ये कार्य किया। उसके बाद उसने अपने दरबार में 2 प्रथाएं चलाई, सिजदा और पापोश। वो क्या प्रथा थी कि दरबार में जो भी आए वो सरदार को प्रणाम मतलब झुककर उसके पैरों को चूमे। कहने का तात्पर्य वो अपने आप को सर्वसम्मान मानता, इसलिए उसने ऐसी प्रथा चलाई और सब उस पर अमल भी करे, ऐसा भी उसने कहा था। और उसके बाद में उसने एक राजस्व सिद्धांत भी मानता था। उसका राजस्व सिद्धांत क्या था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है, कि राजा है वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और इसके अंदर ईश्वर जैसी शक्तियां हैं, तो वो ईश्वर ने कहा है कि आप वहां जाइए और राज कीजिए। तो ये 2-3 इसकी बातें हैं। और ये मंगोल से भी आक्रमण में जीतता है क्योंकि पहले से विजय अभियान इसने शुरू कर रखे हैं इस प्रकार के। और इसकी मृत्यु के बाद लगभग इसका समाप्त हो जाता है, 1-2 शासन और आएगा। चलो इसका वर्णन पढ़ते हैं। तो पहली बात क्या आई इसकी, सैन्य शक्ति। दीवान आरिद एक नाम का विभाग बनाता है जिसमें कई प्रकार की सेनाओं की भर्ती की जाती है और उसको अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो लड़ने में सक्षम हो। ठीक है। फिर सिजदा और पाबोश प्रथा दरबार में शुरू करता है। ठीक है। उसने शक्ति को बढ़ाया और दरबार में सिद्धा और पाबोश की प्रथा को शुरू किया और इसने एक लोहे एवं रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे और रक्त की नीति ये किसके प्रति थी? दुश्मन के प्रति। इसमें क्या होता था, ये जो पुरुष होते थे उसको तो मार दिया जाता था और जो स्त्री और बच्चे होते थे उसको बंदी बना लेता था। ये इसकी दुश्मन के प्रति रक्त एवं लोहे की नीति थी। चलो आगे। इसके बाद राजस्व सिद्धांत देखो इसका। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये किसका मानना था? बलबन का। ये अपने आप को राजा का भेजा हुआ आदमी मानता था और कहता था कि राजा के जितनी ईश्वर कह सकते हैं उसी शक्तियां इसमें नहीं थे और अपने राज्य में ये परिपूर्ण राज्येश्वर कर सकता है। ये इसका राजस्व सिद्धांत था। इसके बाद 1200 मंगोलों से भी युद्ध जीतता है ये विजय। और जो तुर्की अमीर थे उसने कई बार युद्ध किया था, उसके साथ विजय प्राप्त की क्योंकि इसने पहले ही अपनी सेना को क्या कर लिया था? सुदृढ़ कर लिया था। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है? 1226 में। ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद लगभग शासन समाप्त है और अमीरों तो जो तुर्की अमीर थे उनके बीच में
खूनी संघर्ष चलता है। कितने? 4 साल के बाद। और उसके बाद एक व्यक्ति आता है जलालुद्दीन खिलजी, जो नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, तो आज हम गुलाम वंश में शासकों का वर्णन पढ़ा। जैसे सबसे पहले आया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, नंबर 2 पर आया आराम शाह, कुछ समय के लिए रहा। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद में फिरोज शाह, वो भी कुछ समय के लिए रहा। उसके बाद में उसकी पुत्री रजिया, जो मुस्लिम की पहली शासिका बनी थी। और रजिया के बाद में कुछ 2-3 राजा और आए थे, जैसे बैराम शाह, महसूद शाह, नसरुद्दीन शाह। और नसरुद्दीन के शाह बाद में कौन आया है? बलबन। और बलबन के बाद में लगभग राज्य समाप्त है 4 साल के लिए। अमीरों के साथ खूनी संघर्ष चलता है। और क्यूमर्स ये कहते हैं कि अंतिम शासक माना जाता है। वैसे ज़्यादा वर्णित तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया कि अंतिम शासक कौन माना? गुलाम वंश का ये अंतिम शासक माना जाता है। और इसके बाद में नया शासक ऊपर का सामने आता है वंश, जिसका क्या नाम है? खिलजी वंश। खिलजी वंश में भी 4 शासकों के वर्णन मिलेंगे आपको। मुख्य रूप से यहाँ एक ही शासक का वर्णन ज्यादा दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी का। लेकिन इस वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये इसका पूरा नाम है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका शासन भी ज्यादा नहीं रहा है। इसका शासन है 1290 में बनता है शासक, और 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल है, मात्र 6 वर्ष का। ज्यादा वर्णित नहीं है इस शासनकाल में कुछ भी। एक ही मुख्य बात है, ये खिलजी वंश का प्रथम शासक था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम है। और इसका एक भतीजा था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसी के दरबार में रहता था और इसका सेनापति था। कहीं भी आक्रमण वगैरह करने होते थे तो अग्र रूप से वही आगे रहता था। तो एक बार जलालुद्दीन ने उसको कहीं विजय के लिए भेजते हैं, तो वहां से उसको अपार धन प्राप्त होता है। तो जैसे उसको अपार धन प्राप्त हो जाता है, तो वो धन इसको नहीं देता है लाकर जलालुद्दीन। ठीक है ना? तो जलालुद्दीन को धन देने के बाद वो सोचता है क्यों ना अगला शासक मैं बन जाऊं, मेरे पास तो धन तो खूब है। तो वो धोखे से इसको मार देता है। ठीक है ना? तो कौन मारता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन धोखे से मार देता है। ठीक है? कब मारता है? 1296 में। तो केवल मात्र इतना इसका शासनकाल रहा है। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसमें वर्णन दिया गया है मुख्य रूप से। तो दूसरा शासक मानो आप। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये खिलजी वंश का संस्थापक रहता है। इसके बारे में काफी वर्णन है आपके बुक में। मुख्य रूप से इसके बारे में, इसका मोस्ट भी है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में, वर्णित के बारे में। तो पहली बात तो इसकी क्या थी, जो सुल्तान प्रथा थी, अपने आप को पदवी के रूप में सुल्तान लगाते थे, उसको इसने मानने से इनकार कर दिया। तो इस्लाम धर्म के खलीफा पता ना, उसके अनुसार इसने राज्य नहीं किया। इसने बोला कि मैं क्यों दूसरों से अपनी सुल्तान की पदवी लूं, मैं तो खुद राजा हूं, मैं अपने आप को किसी से सुल्तान की पदवी नहीं लूंगा। एक बात ये ध्यान रखना इसकी। फिर इसके कई प्रकार के पॉइंट बनाकर मैंने इसको वर्णित किया है। जैसे पहला आता है, तो पहले में इसने 4 आदेश जारी किए थे।
जनता को वो मानने ही है, इसने उसको प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे पहला आदेश था तो पहले क्या है, राजा वगैरह तो युद्ध में अगर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो भूमि दान करते थे, जैसे ब्राह्मण ने राज तिलक पर तिलक किया तो भूमि दान करते थे। जो जिसको भूमि दान की हुई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारी भूमि वापस ले ली। ये इसका पहला आदेश था कि जितनी भी भूमि दान की हुई है वो वापस ले ली जाएगी, ठीक है। और 2 नंबर का था, इसने अच्छे गुप्तचर व्यवस्था की थी। गुप्तचर जान गया ना, गुप्त रूप से कोई सूचना लाना। इसके मुख्य पीछे भी इसका क्या कारण था, इसकी ये सोच थी कि कहीं अमीर लोग या कोई दूसरी बाह्य शक्ति मेरे प्रति कोई षड्यंत्र ना कर ले, वो षड्यंत्र करके मुझे हटाकर यहाँ राज ना कर ले। इसलिए अच्छे गुप्तचर रखे थे ताकि इसको गुप्त रूप से किसी प्रकार की कोई सूचना हो तो प्राप्त हो जाए। तीसरी बात इसकी थी आदेश के रूप में, वो थी शराब और जुआ, उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब रोक लगा दी थी। इसके पीछे भी इसका कारण था कि अमीर वगैरह है वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और मेरे प्रति षड्यंत्र रचकर मुझे हटाने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात क्या थी इसकी, चौथी बात इसकी क्या थी, चौथी बात थी कि दावतें बंद कर दी। अमीर वगैरह थे, सरदार थे, वो दावत करते थे तो दावतों को बंद कर दिया। इसके पीछे भी ये षड्यंत्र वाला कारण था। तो 4 ये आदेश थे इसके, ठीक है। उसके बाद में जो हिंदू थे, हिंदू का ये कट्टर विरोधी था तो हिंदू पर कठोर नीति अपना ली इसने, कई प्रकार के कर लगा दिए और भूमि वगैरह छीन ली गई जो दान में दी थी, ताकि हिंदुओं को हम बिल्कुल उनको गरीब कर दें ताकि इसके प्रति कोई उठकर खड़ा न हो जाए। और हिंदुओं के जो कोई प्रकार के मंदिर भी बने हुए थे तो उनको भी तोड़ा, उसकी जगह मस्जिदें बनवाई। इस रूप से इसको अच्छा शासक नहीं माना गया था हिंदू के रूप में, कि इसने अच्छे कार्य भी किए थे। इसके बाद में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इसने अच्छा प्रयास किया था। इसकी बाजार नियंत्रण और सैन्य शक्ति सबसे अच्छी मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी। तो सैन्य शक्ति के अंदर भी उसने अच्छे कार्य किए। जैसे पहला स्थायी सैनिक रख लिए। पहले क्या होता था, सभी राजाओं के सैनिक तो होते थे लेकिन स्थायी नहीं होते थे। जैसे एक युद्ध लड़ लिया और उनको घर पे भेज दिया और नया कोई आदमी बुलाकर सैनिक के रूप में काम ले लिया। इसने स्थायी बनाया उसको, हमेशा के लिए रहे, सेना में लड़े जब तक वो लड़ने योग्य हो। दूसरा, सैनिकों को नगद वेतन दिया। पहला ये मुस्लिम शासक है अलाउद्दीन खिलजी जिसने सैनिकों को नगद वेतन प्राप्त किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक है जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। आगे तीसरी बात, उसने हुलिया प्रथा भी प्रारंभ की। हुलिया प्रथा जान गए ना, जैसे आजकल आप फॉर्म वगैरह लगता हो अपनी फोटो पहचान पत्र के लिए देते हो ना, तो हुलिया प्रथा प्रारंभ की। और चौथी बात क्या थी, घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने से तात्पर्य अच्छे घोड़ों के लिए अलग से मोर और निम्न क्वालिटी के लिए अलग से, ताकि पता चल जाए अच्छे नस्ल के घोड़े कौन से और निम्न के कौन से। तो ये सैन्य में उसने सुधार किया। फिर राजस्व में व्यवस्था भी बहुत अच्छी की। राजस्व व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इसने कर को बढ़ा दिया। 1/2 बार कर निर्धारित कर दिया गया और 2 नए कर भी लगा दिए, जैसे चरागा कर, मकान कर। जैसे दूधारू पशु होते थे जिनके लिए अलग से चरागा के लिए भूमि छोड़ी होती थी, उस पर भी कर, और नए अगर किसी ने मकान घर बनाया उस पर भी कर। तो 2 इस नंबर के रूप से यहाँ कर भी लगाए थे। और अपने राजस्व विभाग को अच्छी प्रकार नियंत्रण के लिए एक व्यक्ति भी नियुक्त किया था और एक अलग से विभाग भी बनाया था, ताकि वो राजस्व विभाग की देख रेख कर सके और ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करके राजस्व को ज्यादा दे सके, ठीक है। उसके बाद में इसके कुछ बाजार नियंत्रण का है। बाजार नियंत्रण में ये मुख्य रूप से तो सैनिकों के लिए किया था व्यवस्था, और फिर धीरे धीरे पूरे सभी के लिए ये अनिवार्य रूप से मिल गई। तो उसमें क्या था, पहला काम इसने किया था मूल्य निर्धारण। जो वस्तु की रेट है वो ही रहे, ये बिल्कुल कर दिया था। और कहते हैं कि इसके 20 वर्षों में, जैसे 94 से बेटा 16 तक 20 वर्ष हो गया ना, तो 20 वर्षों तक वही मूल्य निर्धारित रहा। मान लीजिए किसी वस्तु के 50 रुपए, तो 20 वर्ष तक उसका मूल्य 50 रुपए रहा, बढ़ा नहीं। ये मूल्य निर्धारण कर दिया गया। और दूसरी बात, जो माप में कोई बेईमानी करता था उस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। कहते हैं
कि अगर गुप्तचरों के द्वारा उसको ये सूचना मिल जाती थी कि इस व्यक्ति ने माप में गड़बड़ की है, माप जान के तोल माप करना, जो व्यापारी वगैरह होते थे वो क्या सोचते थे, क्या हो सकता है रेट तो एक रहे लेकिन हम कम कर दें, केजी के बजाय थोड़ा सा कम दे दें तो हमारा फायदा हो, तो वो कम तोलते थे। इस कारण उसमें बिल्कुल रोक लगाई थी। और कहते हैं कि मान लो गुप्तचरों द्वारा उसको ये सूचना मिल गई कि इस व्यक्ति ने इतनी वस्तु कम दी है तो उसके शरीर का उतना मांस काट दिया जाता था। तो इस मतलब बिल्कुल प्रतिबंध था इस दर से कोई इस प्रकार की गलती करता है। और उसने बाजार को 4 भागों में भी बांट दिया था, जैसे अलग अलग खाद्यान्न का अलग कर दिया, जो निर्मित वस्तु है उसका अलग कर दिया, दैनिक वस्तुओं का अलग कर दिया, पशुओं के लिए गुलामों के लिए अलग कर दिया। कुछ उपलब्धियां भी है इसकी और कई अपना साम्राज्य विस्तार किया। चलो तो इसका हम देखते हैं वर्णित रूप में। सबसे पहले तो आप आ जाइए, जो खलीफा था ना, खलीफा को समाप्त कर दिया इसने। खलीफा के अनुसार राज्य नहीं किया, ये कहना ठीक होगा, अनुसार राज्य नहीं किया। बाकी सभी शासक थे ना, उसने इसके अनुसार राज्य किया था। जैसे सुल्तान की उपाधि लेना इसने नहीं लिया था, तो मैं अपने आप खुद में ही राजा हूं तो क्यों सुल्तान की उपाधि से लूं, उसको धारण करूं। तो इस खलीफा के अनुसार इसने राज्य नहीं किया। ठीक है, फिर ये आता है जिसमें मैंने आपको बताया पहले, सबसे पहले 4 ये क्या देता है, आदेश। नंबर 1 आदेश, दान दी हुई भूमि, दान दी हुई भूमि को ले ली। ठीक है ना, वापिस ले ली। और नंबर 2 था अच्छे गुप्तचर व्यवस्था की, अच्छे गुप्तचरों का गठन किया। नंबर 3 पर है शराब, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। और नंबर 4 है जो अमीर थे, अमीरों एवं सरदारों की दावतों पर रोक लगाई, दावतों पर रोक। ये इसके मुख्य रूप से 4 आदेश थे और मानने अनिवार्य ही थे, इसमें कोई गलती नहीं कर सकता। तो 4 आदेश ये। आगे चलते हैं। चार आदेश के बाद में हिंदुओं पर कठोर नीति, या आप लिख लो पॉइंट 1, हिंदुओं पर कठोर नीति कैसे अपनाई, जैसे अधिक कर लगाए, इसके मंदिरों को नष्ट कर दिए, इसके मस्जिदें बना ली, तो हिंदू पर ये कठोर नीति अपनाई थी ताकि कोई भी हिंदू उबर कर मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सके। ये भूमि वगैरह दान दी हुई थी वो वापस ले ली, वो तो पहले से आदेश में आ गया था, सभी से ली थी वो तो इस प्रकार ये कमजोर हो जाए और मेरे खिलाफ खड़े न। इसके बाद में आता है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में एक तो 1/2 भाग कर निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, जितनी फसल होती है उसका 1/2 भाग कर देना अनिवार्य था। ठीक है, और 2 नए कर लगा दिए।
सराई कर, रुदारू पशु होते थे ना, उसके लिए जो खाली जगह छोड़ जाती थी उस पर, और 2 नंबर पर मकान पर, नए मकान बना है उसके लिए कर। और राजस्व विभाग को देख रेख करने के लिए देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया। व्यक्ति की नियुक्ति और एक नए विभाग की रचना की और नया विभाग बनाया। ठीक है, ताकि जो राजस्व व्यक्ति लगाया था उसका कार्य था जितना भी कृषि से 1/2 आय होता है उसे सब प्रकार से लेकर राजस्व में लाएं, और नया विभाग बना दिया था, उसके अंदर कई कर्मचारी कार्य करते थे जिससे ज्यादा से ज्यादा राजस्व आय प्राप्त हो। इसके बाद आता है सैन्य शक्ति। इसकी सैन्य शक्ति में इसने 4 प्रकार के सुधार किए हैं। पहला, स्थायी सैनिक, बताया मैंने आपको पहले ही, निश्चित रख लिया जाता था। नंबर 2, नगद वेतन। नंबर 3, हुलिया प्रथा। और नंबर 4, घोड़े दागने की प्रथा। ये 4 सैनिकों के सैन्य शक्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण थे, इसलिए इसका सैन्य शक्ति और ज्यादा ही अच्छा कार्य में जाता है। इससे सेना में बहुत अच्छी उन्नति हुई और कई प्रकार के राजाओं के प्रति इसने लड़ाई भी की। आगे आगे इसका वर्णन। तो 4 हो गए, स्थायी सैनिक, नगद वेतन, हुलिया प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा। ये 4 सैन्य के अंदर थी। आगे आता है बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण भी सबसे अच्छा अलाउद्दीन का ही बताते हैं। तो बाजार नियंत्रण में पहली बात है वो थी मूल्य निर्धारण। एकदम बिल्कुल निश्चित चीज कि आपको जितनी रेट में उसी रेट में रखना है। ठीक है। और नंबर 2 पर क्या बात आई थी? निर्धारण के बाद में जो माप में बेईमानी करते थे, पर रोक, बिल्कुल प्रतिबंध था। मैंने आपको बताया किस प्रकार रोक लगाई थी उसने, तो कोई हिम्मत नहीं करता था। और बाजार को 4 भागों में बांटा था। चार भागों में, जैसे पहला भाग था वो खाद्यान्न था, खाने वाली वस्तु वहाँ मिलती थी। दूसरा था वो निर्मित वस्तुओं का था, और तीसरा था वो दैनिक। दैनिक का मतलब समझ गए, डेली यूज के लिए जो काम मिल जाती है, दैनिक वस्तुओं का। और चौथा था पशुओं के लिए और गुलामों के लिए। ठीक है, ये 4 प्रकार बना दिए थे। तो 2 तो इसका मुख्य रूप से बाजार नियंत्रण में मूल्य निर्धारण और माप पर बेईमानी पर बिल्कुल रोक, और खजान को 4 भागों में बांट दिए गए। ये मुख्य रूप से सैनिकों के लिए किया था, ताकि सेना में ज्यादा आए और इसे वेतन बढ़ाने की मांग ना करे कि मेरे वेतन बढ़ाओ। ये चीजें निश्चित मूल्य मिल रही थी और इसके शासनकाल तक चलता रहा था। इसके बाद में आती है इसकी उपाधियां।
क्या क्या इसने उपाधियां धारण की थी। तो इसने अपने सिक्कों पर अपने आप को क्या मानना है, द्वितीय सिकंदर नाम सुना होगा, पूरा विश्व विजेता माना जाता है। तो दूसरा अपने आप को सिकंदर मानता था। ये इसकी आशा पूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन अपने आप को सिक्कों पर इसने ये अंकित करवाया था। और एक उपाधि इसने धारण की है, यस्मिन उल खिलाफत नासिम अमीर उल मुमिन। तो ये इतनी बड़ी इसकी उपाधि का नाम है, जितना बड़ा शासक उतनी बड़ी उपाधि। अस्मिन उल खिलाफत नासिम अमीर उल मुमुन, ये इसकी उपाधि का नाम है। ठीक है। और अमीर खुसरो भी इसी दरबार में रहता था। तो अमीर खुसरो ने इसको क्या कहा है, अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, ये किसने उपाधि दी थी, अमीर खुसरो ने। ध्यान रखना, कई बार पूछ दिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा किसने कहा था, तो अमीर खुसरो ने ये इसको उपाधियां दी थी। तो 3 बातें हो गई। सिक्कों पर इसने द्वितीय सिकंदर लिखवाया है, और ये इसकी उपाधि है यस्मिन उल खिलाफत नासिम अमीर उल मुमिन, और अमीर खुसरो ने इसको विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। अब चलते हैं इसकी विजय की ओर, कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त की है और उसके विजय में कौन इसको मिला, कैसे मिला। तो साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार में नंबर 1 पर आता है गुजरात। जब इसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी तो अपार तो धन मिला था, और साथ में एक गुलाम मिला था जिसका नाम था मलिक कफूर। नाम सुना होगा। ये इसका सेवक था, आगे जाकर ये बड़ा सेनापति बनता है। तो गुजरात विजय प्राप्त हुआ था या मिला था। कुछ इतिहासकारों का कहना है इसने इसको खरीदा था, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुजरात विजय में इसको साथ में प्राप्त हुआ था। तो अपार धन मिला और साथ में एक सेवक भी प्राप्त हुआ। इसके बाद में सेकंड विजय इसकी, जो 1301 में रणथंबोर पर विजय प्राप्त करता है। पर विजय, और नंबर 3 की है चित्तौड़ पर विजय। कब की थी, 1303 ईस्वी में। इसका वर्णित इसमें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इतिहास में मिलता है। चित्तौड़ का जो राजा था उसकी रानी थी जिसका नाम था पद्मावती, तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसको प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और वहां से रानी को तो नहीं प्राप्त कर पाया, उसने जोहर कर लिया था, लेकिन वहां साम्राज्य स्थापना स्थापित कर दिया था। 4थी विजय है वो दक्षिण भारत की।
दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की है इसने। कब की है? 1307 ईस्वी में। और इस दक्षिण विजय प्राप्त करने में सबसे अहम भूमिका किसने निभाई थी? मालिक कफूर। ध्यान रखना, यहाँ पूछ लिया जाता है तो दक्षिण विजय में सबसे अच्छा तो ये सेनापति के रूप में वहाँ कार्य किया था और वहाँ दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त करवाई। बस इतना ही है लगभग अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद में 2 शासक आते हैं, उसका ज़्यादा वर्णित नहीं है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? 1316 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है जिसका नाम है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह बिल्कुल इसका उल्टा था। जितने भी अलाउद्दीन खिलजी ने कानून बनाए थे सबको रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया। जो इसका पिता मतलब अलाउद्दीन खिलजी खलीफा के खिलाफ था, उसके प्रति उसने राज्य नहीं किया था, उसके अनुसार नहीं चला था, लेकिन उसके पुत्र ने उसी को ही अपना पद बना लिया खलीफा। एक बात तो इसकी ये है। और दूसरी बात है, इसने एक उपाधि धारण की थी उल वासिम बिला। उपाधि धारण ठीक है। मुख्य रूप से इसकी 2 ही बातें मिलती है, स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया गया और एक उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद में अंतिम शासक आया नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है, इसका कोई वर्णित नहीं है। और इसके बाद में अगला नया वंश आएगा तुगलक वंश, जो हमने देखा था 5 वंशों में। तो तुगलक वंश को हम कल देखते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन करते रहिए। कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभार। नमस्कार।